हीरो की राजनीति में फिल्मी एंट्री हुई है। कमिंग। नाम थलपति विजय। थलपति यानी सेनापति, कमांडर। पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर। जो रजनीकांत ना कर सके, कमल हसन ना कर सके, वो विजय ने कर दिखाया है। पार्टी बनाई जो 2 साल के अंदर तमिलनाडु चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। उस पार्टी का नाम है टीवीके, तमिलगा वेट्री कड़गम। आखिर एक सुपरस्टार को राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ गई? दक्षिण भारतीय सिनेमा के कई बड़े स्टार्स पिछले कुछ सालों में राजनीति में आए मगर वापस हो गए, जमे नहीं। ऐसा क्या अलग किया थलपति विजय ने कि पहले ही चुनाव में ऐसा जन समर्थन उन्हें मिल गया? विजय की पार्टी को मिली है 108 सीट्स, जिससे वो सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई है मगर बहुमत से अभी भी दूर है। तो किसके साथ जाएंगे विजय? डीएमके या फिर एआईडीएमके? भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जितनी तेजी से विजय राजनीति में स्थापित हुए हैं, उससे भी कम समय में वो फिल्मी जगत में जम गए थे। कारण था माँ बाप का फिल्म जगत से जुड़ा होना। विजय बतौर चाइल्ड एक्टर सिनेमा जगत में आए थे। विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के मशहूर निर्देशक थे और उनकी माँ शोभा एक गायिका थी। विजय का बचपन फिल्मी माहौल में ही बीता, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही एक्टिंग का शौक हो गया। उनके पिता ने उन्हें वेट्री फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने का मौका दिया। बचपन से ही विजय ने तय कर लिया था कि वो बड़े होकर के फिल्मों में ही करियर बनाएंगे। एक्टर बनने के जुनून में ही विजय ने कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़ दी थी। बाद में मां के लिखे स्क्रिप्ट और पिता द्वारा निर्देशित फिल्म नालैया थीरप्पू से विजय बतौर हीरो फिल्म जगत में आ गए। शुरुआत में विजय की फिल्में रोमांस और एक्शन वाली होती थी, मगर धीरे धीरे विजय ने ऐसी फिल्में चुननी शुरू कर दी जिससे उनकी छवि एक मास हीरो की बने। वो ऐसी फिल्में करने लगे जिसमें सामाजिक सरोकार हो, चाहे बात गरीबों के मसीहा होने की हो या फिर किसी बड़े पावर से लड़ने की हो। कैरेक्टर जो सिस्टम से लड़ता हो, लोगों को लीड करता हो। घिली, थुपक्की और कत्थी ऐसी ही फिल्में थी। माफ करिएगा अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूं तो। इन फिल्मों के कैरेक्टर ही विजय की आइडेंटिटी बन गए और उन्हें नाम मिला थलापति का। फैंस ने उन्हें थलापति यानी कमांडर कहना शुरू कर दिया, जिससे जोसेफ विजय बन गए थलापति विजय। तमिलनाडु के लिए विजय ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर यानी कि ताजी हवा जैसे साबित हुए, क्योंकि तमिलनाडु का राजनीतिक इतिहास देखने पर पता चलता है कि जनता नया विकल्प चाहती थी। तमिलनाडु की राजनीति में 1967 के बाद लंबे समय तक सत्ता मुख्य रूप से 2 पार्टियों के बीच में घूमती रही, डीएमके और एआईएडीएमके। लोगों के बीच एक नए विकल्प की मांग धीरे धीरे बढ़ती गई। इसी बीच कई फिल्मी सितारे राजनीति में आए लेकिन स्थायी असर नहीं डाल पाए। रजनीकांत ने पार्टी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उन्होंने पीछे हटने का फैसला कर लिया। कमल हसन ने अपनी पार्टी मक्कल निधि मायम बनाई, लेकिन उन्हें अभी तक बड़ा राजनीतिक जनाधार नहीं मिल पाया है। इन सबके बीच थलपति विजय ने नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम के जरिए उस नए विकल्प की उम्मीद को और मजबूत किया जिसकी तलाश लंबे समय से लोगों को थी। एक खास बात और ध्यान देने लायक यह भी है कि करियर के ढलान के बाद नई पारी की तरह विजय ने राजनीति को नहीं ट्रीट किया। फिल्में उनकी सैकड़ों हजारों करोड़ कमा रही थी, करियर का पीक चल ही रहा था, तभी विजय ने एक्टिंग छोड़ करके राजनीति शुरू कर दी। 2023 में लियो, वारिसु और 24 में गोट जैसी हिट फिल्में बैक टू बैक देने वाले विजय फरवरी 2024 में अपनी पार्टी की घोषणा करते हैं। मगर ये पार्टी टीवीके अचानक से ही नहीं बनी, बल्कि 20 साल से ये अस्तित्व में थी फैन क्लब्स के रूप में। टीवीके के चीफ स्पोक्सपर्सन फेलिक्स गेराल्ड बताते हैं कि विजय ने पार्टी नहीं बनाई थी, तब से विजय का फैन क्लब थलापति विजय मक्कल यक्कम नाम से चलता था। बाद में इसी को पार्टी में बदल दिया गया। आखिर ये फैन क्लब क्या है जो इतने असरदार है तमिलनाडु में? तमिलनाडु में फैन क्लब्स का कल्चर है। फैन क्लब सिर्फ फिल्म देखने या पोस्टर लगाने तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि ये एक तरह का सामाजिक सोशल नेटवर्क बन जाते हैं। थलपति विजय के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उनके नाम पर बने फैन क्लब धीरे धीरे बहुत संगठित हो गए और बाद में उनकी पार्टी टीवीके की शुरुआती ग्राउंड लेवल स्ट्रक्चर बन गए। इन क्लब्स के काम करने का तरीका बहुत व्यवस्थित होता है। वैसे ऊपर राज्य स्तर के नेता, फिर जिला और क्षेत्रीय स्तर के जिम्मेदार लोग और नीचे बूथ लेवल के कार्यकर्ता। शुरुआत में ये फैन क्लब विजय के प्रचार के साथ साथ सामाजिक कामों से भी जुड़े हुए थे, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, गरीबों को खाना, कपड़े देना, जरूरतमंद लोगों को सरकारी कामों में मदद करना। इन लगातार सामाजिक कामों की वजह से लोगों के बीच इनकी पकड़ मजबूत होती गई और धीरे धीरे यही नेटवर्क राजनीतिक संगठन की तरह काम करने लगा और विजय
के लिए एक मजबूत जनाधार तैयार कर दिया। टीवीके के चीफ स्पोक्सपर्सन फेलिक्स गिराल्ड ये भी बताते हैं कि 2021 में फैन क्लब से जुड़े 130 लोगों ने लोकल बॉडी चुनाव लड़ा था। इनमें से 115 जीत गए थे। विजय ने पार्टी लॉन्च करने से पहले ही जमीन का अंदाजा लगा लिया था। कहने को तो वो 2024 में राजनीति में आए, लेकिन ये उनके फैन क्लब की मेहनत का ही नतीजा है। इन सारी बातों से आपको लग रहा होगा ना कि सब बढ़िया बढ़िया रहा विजय का। पुराने नेता नहीं है तो फिर कोई दाग भी नहीं है, सुपरस्टार है तो प्यार भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, बवाल नहीं हुआ इनकी 2 साल की पॉलिटिकल जर्नी में। ऐसा लग सकता है, पर ऐसा है नहीं। सबसे पहला राजनीतिक विवाद उनका अपने पिता से ही हुआ, अपने परिवार से हुआ। विजय ने अपने माँ बाप समेत 11 लोगों के खिलाफ FIR भी करवाई थी, मगर क्यों? साल 2020-21 में विजय का परिवार से विवाद हुआ था क्योंकि उनके पिता ने उनकी सहमति के बिना उनके नाम पर उनके ही फैन क्लब को एक राजनीतिक पार्टी बना करके लॉन्च कर दिया। नाम दिया पार्टी का ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इयक्कम। ये बात विजय को नागवार गुजरी। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई पिता और परिवार के खिलाफ। साथ ही में उन्होंने ये बात साफ साफ कही कि मैं अपने प्रशंसकों और जनता को बताना चाहता हूं कि मेरे पिता की राजनीतिक पार्टी और मेरे बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी संबंध नहीं है। इसके बाद साल 2025 में विजय विवादों में आए, फिर CBI की फाइलों में आए। 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में थलपति विजय की एक बड़ी राजनीतिक रैली आयोजित की गई थी। ये रैली उनकी पार्टी की ही थी, टीवीके की। रैली के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई और अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में लगभग 41 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने SIT गठित की कि मामले की जांच की जाएगी, मगर इस घटना की भयावहता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे CBI को सौंप दिया। इस मामले पर विजय की जमकर आलोचना हुई। DMK, AIDMK दोनों ने ही उन्हें इस पर खूब घेरा। सोशल मीडिया पर भी विजय आलोचना झेल रहे थे। विजय को 3 बार CBI के सामने पेश होना पड़ा। हर बार घंटों की पूछताछ का जवाब देना पड़ा। अभी विजय की रैलियों पर दुर्व्यवस्था के आरोप रुके भी नहीं थे कि फरवरी 2026 में उनकी रैली में एक आदमी की मौत हो जाती है। विजय पर आरोप लगते रहे, वो सफाइयां देते रहे, मगर आगे भी बढ़ते रहे। मगर अब यह माना जा रहा है कि उनके जीवन का सबसे मुश्किल राजनीतिक फैसला लेने का वक्त अब उनके सामने आया है। किसके साथ सरकार बनाएंगे विजय? ना केवल DMK, AIDMK बल्कि भाजपा, सबके खिलाफ बोल करके लड़ करके ही विजय आज यहां तक पहुंचे हैं, मगर बहुमत से चूक गए हैं। मुश्किल यह है कि DMK को सत्ता से हटाने की लड़ाई ही विजय पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। जनता ने इसी वजह से उनको जिताया है। उनके हिसाब से ये चुनाव स्टालिन वर्सेस विजय का था, तो DMK के साथ जाना अपने समर्थकों से छल करना होगा। AIADMK और भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति पर भी वो हमला करते ही रहे हैं। SIR पर भी घेरा भाजपा को, और भाजपा को समाज को बांटने वाला भी बताया है। विजय खुद को सांप्रदायिकता के विरोधी बताते हैं, तो इनके साथ जाना भी समर्थकों के साथ धोखा होगा। तो फिर अब करना क्या है? क्या अलग दिखने वाला नेता इन्हीं पार्टियों से हाथ मिला लेगा या फिर कुछ अलग करेगा? ये तो जब विजय बहुमत साबित करेंगे तब पता चल ही जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।